हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर JSSC CGL पेपर 2 हिंदी के जो है सवाल को देखने वाले हैं। आपके जो झारखंड सचिवालय JSSC CGL पेपर 2 हिंदी पर जो निर्धारित कवि हैं, जितने भी निर्धारित कवि हैं, काव्य कुंज के सभी निर्धारित कवि को कवर करेंगे। जैसे कि आपके कवि हो गए कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, भूषण, रसखान और विद्यापति। ये जो सारे कवि हैं, इनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ टेस्ट बनते हैं वो सारे इसके वीडियो पर कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कबीरदास से संबंधित। काव्य कुंज के जो निर्धारित कवि कबीरदास हैं, उनसे संबंधित पहला सवाल है कि कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कबीरदास जो है, इनका जन्म जो हुआ है कब हुआ है और कहाँ हुआ है। तो कबीरदास का जन्म हुआ है 1398 ईस्वी में काशी में। और ये जो काशी है कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ है, तो काशी पर हुआ है 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कबीर के गुरु का क्या नाम था। तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रामानंद। कबीर के गुरु का क्या नाम था, तो रामानंद था। नेक्स्ट सवाल है कबीर के स्तुति वर्णन एवं उपदेश वर्णन करने वाली चौपाई इसमें संग्रहित है। किसमें संग्रहित है? कबीर का जो स्तुति वर्णन एवं उपदेश का जो वर्णन करने वाली चौपाई है, तो किसमें संग्रहित है, तो रामायणी में संग्रहित। आपको याद रखना है ये जो रामायणी है ये बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। तो ये तीनों जो है बीजक के ही भाग है, यानी कबीरदास की ही रचना है। लेकिन कबीर के जो स्तुति वर्णन और उपदेश वर्णन की बात करेगा तो ये हो जाएंगे आपके रामायणी रचना है, रामायणी। नेक्स्ट सवाल है कबीरदास ब्राह्म का रूप मानते थे। कबीरदास जो है ब्राह्म का किस रूप को मानते थे, सगुण, साकार, अलौकिक या निर्गुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्गुण। कबीर जो है निर्गुण ब्राह्म के उपासक थे। नेक्स्ट सवाल है सत्य और अहिंसा को जीवन का महत्वपूर्ण अंग किसने माना है, तो कबीरदास ने माना है। कबीर जी की साहित्यिक भाषा कैसी थी, तो पंचमेल खिचड़ी। कबीरदास की जो साहित्य की भाषा थी पंचमेल खिचड़ी थी। साखी में कबीर ने किन छंदों का प्रयोग किया है, दोहा का प्रयोग किया है, चौपाई का, सोरठा का या बरबई का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोहा का। कबीर के जो है दोहा प्रसिद्ध है और ये जो है किस छंद का प्रयोग करते हैं, तो दोहा छंद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कबीर की साहित्यिक रचनाओं में कैसी शैली का प्रभाव दिखाई देता है, तो कबीर की रचनाओं में उपदेशात्मक, व्यंग्यात्मक व भावात्मक शैली दिखाई देता है। नाथ संप्रदाय के योग मार्ग और हिंदुओं के वेदांत एवं भक्ति मार्ग का किस पर गहरा प्रभाव पड़ा है, तो कबीरदास का गहरा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट सवाल है कबीरदास जो थे क्या थे, शिक्षित थे, गंवार थे, अनपढ़ थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबीरदास जो है अनपढ़ थे। अब अगला हमारा कवि है सूरदास। तो सूरदास से जितने भी सवाल है फ्रेंड्स, इससे देखते हैं सूरदास। तो सूरदास जी के पिता का क्या नाम था, तो सूरदास के पिता का नाम था पंडित रामदास सारस्वत। सूरदास के पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। नेक्स्ट सवाल है सूरदास किस क्षेत्र में विश्व साहित्य में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ साहित्य माने जाते हैं, तो वात्सल्य क्षेत्र में। सूरदास जो है वात्सल्य के क्षेत्र में विश्व साहित्य में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी, तो सूरदास की जो मृत्यु हुई है 1583 ईस्वी पर हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास की मृत्यु कब हुई है, 1583 ईस्वी पर हुई है सूरदास की मृत्यु। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है सूरदास की रचना सूरसागर कैसा काव्य है। ये जो सूरसागर है यह कैसा काव्य है, पद काव्य है, इसके बाद है गद्य काव्य, गीति काव्य या कहानी संग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीति काव्य। सूरदास की रचना सूरसागर गीति काव्य में रचा गया रचना है। सुरसारावली सूरदास जी की एक प्रमाणिक रचना है। इसमें छंदों की संख्या कितनी है, तो इसमें छंदों की संख्या 1107 है। सुरसारावली सूरदास की जो प्रमाणिक रचना है इसमें छंदों की संख्या 1107 है। नेक्स्ट सवाल है सूरदास किस शाखा के कवि थे, तो सूरदास जी जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजई में सूरदास ने संयोग के साथ कैसा वर्णन प्रस्तुत किया है, तो इसमें वियोग का वर्णन प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है वियोग का वर्णन।
नेक्स्ट सवाल है, सूरदास जी की प्रमुख भाषा थी। सूरदास जी की प्रमुख भाषा क्या थी? तो उनकी प्रमुख भाषा थी ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा। सूर ने अपनी काव्य रचना में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है? तो वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग सूर ने अपनी काव्य रचना में किया है। हिंदी काव्य जगत में सूरदास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सूर्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, और नेक्स्ट कवि है तुलसीदास। तुलसीदास से जितने भी सवाल है चलिए शुरू करते हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म हुआ है राजापुर बांदा, और ये जो राजापुर बांदा का है उत्तर प्रदेश में है। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। नेक्स्ट सवाल है, तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है जो संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है? तो श्री रामचरितमानस। तुलसीदास की प्रारंभिक रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की जो प्रारंभिक रचना है रामलला नहछू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रामलला नहछू। तुलसी की गीतावली में कितने पद संकलित हैं? तो इस पर जो है 230 पद संकलित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 230 पद। नेक्स्ट सवाल है, बरवई रामायण में तुलसीदास जी ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया है। बरवई रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, तुलसीदास जी की भक्ति डैश की है? तुलसीदास की जो भक्ति है किस प्रकार की है, जिसमें पूर्ण समर्पण एवं अनन्य भाव से स्वामी की भक्ति की जाती है? तो दास्य भाव की। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो दास्य भाव की है। समाज का पथ प्रदर्शक कवि किसे कहा जाता है? तो समाज का पथ प्रदर्शक कवि तुलसीदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास। नेक्स्ट सवाल है अब हमारा बिहारी लाल कवि से संबंधित। बिहारी लाल से संबंधित है कि रीति काल के प्रतिनिधित्व कवि बिहारी लाल का जन्म कब हुआ है? तो 1603 ईस्वी पर। बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी पर हुआ है। बिहारी ने निम्बार्क संप्रदाय के किस अनुयायी से संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है? तो स्वामी नरहरिदास से। बिहारी जो है स्वामी नरहरिदास से संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और स्वामी नरहरिदास जो है निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कविवर बिहारी ने 700 से अधिक दोहे की रचना की, जिनका संग्रह किस नाम से किया गया, यानी किस नाम से जाना जाता है? तो बिहारी सतसई। आपको याद रखना बिहारी सतसई है, इसलिए इस पर जो है 700 से अधिक दोहों की रचना है। 700 से अधिक, इसमें दोहों की संख्या कितनी है बिहारी सतसई में? तो 700 से अधिक है। बिहारी के दोहों की प्रमुख विशेषता है, उनकी जो दोहा है उनकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो गागर में सागर भरने वाले। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गागर में सागर भरने वाले। नेक्स्ट सवाल है, श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? भूषण, सूरदास, बिहारी या तुलसीदास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। बिहारी जो है श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि कहे जाते हैं। बिहारी सतसई की भाषा बड़ी ही प्रौढ़, प्रांजल, परिष्कृत एवं परिमार्जित है। तो बिहारी सतसई की भाषा क्या है? यहाँ पर पूछा गया, ये जो बिहारी है बिहारी सतसई है, तो इसकी भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ब्रज भाषा। रचना करते हुए दोहे जैसे छोटे छंद में अनेक भावों को बिहारी ने किस शैली से भर दिया है? तो इसे जो है मुक्तक काव्य शैली से भर दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुक्तक काव्य शैली से भर दिया है। नेक्स्ट सवाल है, किस दृष्टि से बिहारी का काव्य सर्वश्रेष्ठ है या सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो भाव व शिल्प की दृष्टि से जो है कवि बिहारी का काव्य सर्वश्रेष्ठ है। अब है हमारा नेक्स्ट कवि रसखान। तो रसखान से जितने भी संबंधित सवाल है इसे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सवाल है रसखान से संबंधित, डॉक्टर नागेंद्र ने रसखान का जन्म कब माना है? तो डॉक्टर नागेंद्र जो है रसखान का जन्म मानते हैं 1533 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रसखान का जन्म कब हुआ है? तो 1533 ईस्वी में हुआ है। रसखान का मूल नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम था। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान ने अपने काव्य में श्री कृष्ण के किन रूपों की उपासना की है? तो इस पर जो हो जाएगा आपका सगुण और निर्गुण, यानी ए और बी दोनों। 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रसखान ने अपने काव्य में श्री कृष्ण के सगुण रूप की और निर्गुण रूप दोनों की उपासना की है। नेक्स्ट सवाल है, रसखान की कृति प्रेम वाटिका में कुल कितने दोहे हैं?
तो इस पर जो है दोहे की संख्या जो है 53 है। रसखान की कृति यानी प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, प्रेम वाटिका के लेखक कौन है, तो रसखान है। और इस पर जो है कितने दोहे हैं, तो 53 दोहे हैं, आपको याद रखना है। प्रेम वाटिका, रसखान की कृति प्रेम वाटिका में दोहों की संख्या कितनी है, तो 53 है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है रसखान ने अपनी किस रचना में राधा कृष्ण का सौंदर्य वर्णन, कृष्ण की मुरली का प्रभाव, श्री कृष्ण लीला तथा उनकी भक्ति का भावपूर्ण वर्णन किया है, तो सुजान रसखान में। सुजान रसखान पर जो है भगवान कृष्ण के मुरली के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में भक्ति स्वरूप भावपूर्ण वर्णन किया है सुजान रसखान रचना पर। रसखान की अंतिम रचना मानी जाती है, तो अष्टयाम। रसखान की अंतिम रचना क्या है, तो अष्टयाम है। अष्टयाम के लेखक कौन है, तो रसखान है। श्रृंगार रस के प्रधान रसों का वर्णन रसखान के काव्य में प्रचुरता में मिलता है। ये रस क्या है, तो ये रस हैं संयोग व वियोग। ये रस क्या हो जाएंगे, रसखान के श्रृंगार रस के प्रधान रसों का वर्णन रसखान के काव्य में जो मिलता है प्रचुर मात्रा में, तो ये रस किस प्रकार के हैं, तो संयोग और वियोग प्रकार के हैं। रसखान की काव्य भाषा शुद्ध परिमार्जित एवं साहित्यिक है, तो किस भाषा से संबंधित है, तो ब्रज भाषा से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा। नेक्स्ट सवाल है रसखान ने अपने काव्य में अलंकार निरूपण का प्रयोग कैसे किया है। रसखान जो है अपने काव्य में अलंकार निरूपण का प्रयोग करते हैं, लेकिन किस प्रकार से किया है, कैसे किया है, तो ये किए हैं भावों और रसों की अभिव्यक्ति को उत्कृष्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट सवाल है रसखान की मृत्यु कब और कहाँ हुई है, तो रसखान की मृत्यु हुई है 1628 ईस्वी में वृंदावन में। रसखान की मृत्यु कब हुई है, 1628 ईस्वी में वृंदावन में। नेक्स्ट कवि है हमारा कवि भूषण। तो भूषण के पिता का नाम क्या था, तो कवि भूषण के पिता का नाम था पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण के पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। इनकी काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर चित्रकूट के किस राजा ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था, तो इन्हें कवि भूषण की उपाधि से अलंकृत किया रुद्रदेव ने। इनके काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर चित्रकूट के राजा थे कौन, तो चित्रकूट के किस राजा ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि से अलंकृत किया, तो रुद्रदेव। रुद्रदेव कौन थे, तो चित्रकूट के राजा थे जिन्होंने कवि भूषण की उपाधि भूषण को दिया है, कवि भूषण की उपाधि। नेक्स्ट सवाल है भूषण की कौन सी रचना शिवाजी की प्रशंसा से ओतप्रोत है, तो ये रचना है शिवराज भूषण। आपको याद रखना है, यहाँ पर शिवाजी है तो इसलिए शिवराज, शिवा बाबली नहीं, आपको याद रखना है यहाँ पर रखना है शिवराज भूषण। भूषण की कौन सी रचना शिवाजी की प्रशंसा से ओतप्रोत है, तो शिवराज भूषण है। कवि भूषण की कुल कितनी रचनाएं मानी जाती है, तो कवि भूषण की कुल 6 रचनाएं मानी जाती है। कवि भूषण की कुल कितनी रचनाएं मानी जाती है, 6 रचनाएं मानी जाती है। हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि किसे माना जाता है, याद रखना आपको यहाँ पर पूछा गया है हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि, तो भूषण को। हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है, तो कवि भूषण को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है भूषण की कविताएं मुख्यतः है, भूषण की कविताएं जो है मुख्यतः किस भाषा में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। भूषण की कविताएं मुख्यतः ब्रज भाषा में है। भूषण के काव्य में ओजयुक्त वर्णन शैली मौजूद है जिसमें गुण विद्यमान है, तो किस प्रकार के गुण जो विद्यमान है, तो ध्वन्यात्मकता एवं चित्रात्मकता के गुण विद्यमान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भूषण के काव्य में जो ओजयुक्त वर्णन शैली मौजूद है, इसमें अगर गुण की विद्यमान की बात करेंगे तो ध्वन्यात्मकता व चित्रात्मकता राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है भूषण किस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो भूषण जो है रीति काल के कवि माने जाते हैं। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, रीति काल के कवि माने जाते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट कवि विद्यापति। तो फ्रेंड्स आपके जो है विद्यापति से भी सवाल एग्जाम पर जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी निर्धारित कवि है उनसे जो है फ्रेंड्स आपको जो है 1 से 2 सवाल सभी कवियों से संबंधित जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम पर। नेक्स्ट सवाल है हमारा विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, तो विद्यापति का जन्म हुआ है दरभंगा पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ है, दरभंगा पर। विद्यापति मिथिला के किस राजा के दरबारी कवि थे, तो शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे, शिव सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट सवाल है पदावली की मैथिली भाषा में रचना करने के कारण, तो आपको यहाँ पर यह पॉइंट याद रखना है कि विद्यापति की जो पदावली है इनकी भाषा कैसी है, मैथिली है। पदावली की रचना किस भाषा में किया गया है, तो मैथिली भाषा में किया गया है। पदावली की मैथिली भाषा में रचना करने के कारण विद्यापति को क्या कहा जाने लगा है, तो मैथिल कोकिल कहा जाने लगा है। एग्जाम पर यह भी सवाल पूछ सकता है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है, तो विद्यापति को जाना जाता है। और मैथिल कोकिल
ये क्यों कहा है? क्योंकि जो पदावली की भाषा जो है मैथिली होने के कारण इन्हें जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। विद्यापति की अवहट में रचित कौन सी 2 रचनाएं हैं? यानी विद्यापति कौन सी 2 रचनाएं जो अवहट भाषा में रचा गया है? तो कीर्तिलता व कीर्तिपताका। कीर्तिलता व कीर्तिपताका की भाषा क्या है? तो अवहट है। कीर्तिलता व कीर्तिपताका की भाषा क्या है? अवहट है। जबकि पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली है। पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रसिद्ध सर्वोपरि के रूप में माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो विद्यापति माने जाते हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रसिद्ध सर्वोपरि कवि माने जाते हैं विद्यापति। विद्यापति की पत्नी का क्या नाम है? तो विद्यापति की पत्नी का नाम है सुशीला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्यापति की पत्नी का नाम क्या है? सुशीला है। विद्यापति के काव्य में भक्ति एवं श्रृंगार के साथ साथ किसकी प्रधानता मिलती है? तो गीति की प्रधानता मिलती है। विद्यापति के काव्य में भक्ति एवं श्रृंगार के साथ साथ किसकी प्रधानता मिलती है? तो गीति की मिलती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मिथिला के लोग विद्यापति को क्या कहकर पुकारते थे? मिथिला के जो लोग हैं तो विद्यापति को क्या कहकर पुकारते थे? तो देसिल बैना सबजन मिठा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मिथिला के लोग विद्यापति को देसिल बैना सबजन मिठा कहकर पुकारते थे। पदावली में विद्यापति ने किसकी प्रशंसा के श्रृंगारी पदों की रचना की है? तो इस पर रचना की है कृष्ण और राधा के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण और राधा के पदों की रचना की है। विद्यापति की मृत्यु कब हुई थी? तो विद्यापति की मृत्यु हुई है 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य में। यानी फ्रेंड्स आपके जो है 1440 और 1448 के बीच में जो भी ईस्वी रहेंगे वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो विद्यापति की मृत्यु आपको याद रखना है ऑप्शन अनुसार से ये 1440 और 1448 ईस्वी के मध्य में जो भी ईस्वी रहेगा उसे आंसर चूज करना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है निर्धारित कवियों से संबंधित जो है 64 MCQ टेस्ट थे, यानी 64 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के सवाल थे। तो आपके 64 सवाल में से कितने सवाल सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।